ओके डियर, देखो अगर हम इस सीरीज़ को लें 9, 13, 17, 21 और 13 टर्म का सम निकालें तो देखो पहले टर्म ऑफ कोर्स 9 ही, कॉमन डिफरेंस 4, नंबर ऑफ टर्म 13 और सम निकालने का फार्मूला ये होता है जिनसे आंसर मेरा तो 429 आ रहा है, आप लोगों का क्या आ रहा है ये बता दीजिए बच्चों। देखो कह रहे हैं -4 -2 0 एंड सो करके एन टर्म आपसे पूछ रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि एन टर्म की वैल्यू जो है वो 26 है तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी इसी सीरीज़ में एक टर्म है जो 26 है, तो कौन सी टर्म है जो इस सीरीज़ की 26 के इक्वल होगी। सो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जी हाँ, 2 2 प्लस हो रहा है। सो कॉमन डिफरेंस तो हो गया 2, a की वैल्यू हो गई -4 और यहाँ में tn गिवन है, ये फार्मूला होता है। और अब चाहिए क्या, n की वैल्यू चाहिए। सो जी tn की जगह मैं 26 फुट कर दूंगा, सीधा साधा। a की जगह -4 n -1, सो n मेरा है ही नहीं भाई, ये तो चाहिए मुझे। d से मुराद कॉमन डिफरेंस जो कि बराबर है 2 के। मैथ्स के रूल के तहत ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। 26 + 4 30, n -1 2, फिर 2 को उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, n -1 15 के इक्वल, तो 15 + 1 कितना हो जाएगा 16। और यही क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो सिंपल दिमाग लगाना था यार, एन टर्म पूछी थी, tn दिया हुआ था और हमने अपने इस फार्मूले में पुट कर आंसर आ गया भाई 16। डियर अब देखो -3, -3, -9, -15 से लेके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 81 तक चल रही है और फिर ये पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म 81 होगी, यानी कि वही सेम कहानी, tn 81 दिया, n चाहिए, a कितना है भाई अब की दफ़ा -3, d कितने का फ़र्क चल रहा है, 6 का फ़र्क चल रहा है। सो डियर फार्मूले में पुट कर देंगे और सिंपल सी बात है n आ जाएगा यार। अब ये काम कर लेना चाहिए बच्चों। बड़ा अच्छा सवाल है। लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय tn = n² - 14n is 72, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस। देखो क्वेश्चन ज़रा समझो, पहले तो लास्ट टर्म कह रहे हैं सीक्वेंस की, गिवन बाय tn = n² - 14n is 72, नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस आर, नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस में कितने होंगे। सो जी tn की जगह पहले तो 72 पुट कर दो, = n² - 14n। अब ये सिंपल एक फैक्टराइजेशन का सवाल हो गया है, क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हैं, -72 करके। अब ऐसे 72 को ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई हो गया 72 है, ऐसे फैक्टर बनाने 14 के और ऐड सब्ट्रैक्ट हो के 14 ही है, तो -18n + 4n - 72 = 0। वेल यहाँ से n कॉमन आ रहा है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी n की, 18 और -4। ऑफ कोर्स -4 तो नहीं होती, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, n = 18 एंड दिस इज योर करेक्ट। कह रहे हैं इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थर्ड टर्म = 8, फोर्थ टर्म = 13 टर्म पूछ रहे। वेल देखो जो मेन फार्मूला है हमारा साइड पे, tn = a + n - 1d। एक तरीका तो ये होता है कि इसी फार्मूले को यूज़ करके साइमल्टेनियस सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालें और फिर सॉल्व करें, ठीक है, बट वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम सिंपल ये काम करेंगे कि t3 a + 2d होगा और t4 a + 3d हो जाएगा। देखो ट्रेडिशनल मेथड बहुत लंबा है, a की d की वैल्यू पुट करते हैं, फिर यहाँ tn n, फिर a और d निकालते हैं, फिर उनको साइमल्टेनियस सॉल्व। नो, सीधी साधी बात है। देखो a + 2d 8 आ गया, a + 3d 13 आ गया, दोनों में फ़र्क कितने का है, 1 d का, और यहाँ टर्म में कितने का फ़र्क है, 8 का। 13 - 8 कितना होता है, 5 होता है। एक तरीका इसका ये भी होता है कि जैसे कि देखो 13 और 8 का डिफरेंस ऊपर लिख लो, d निकालने की एक ट्रिक ये भी होती है, ठीक है।
और ये जो टर्म्स का डिफरेंस है नीचे लिख लो, 4 - 3 ऑफ कोर्स 1, तो ये डी की वैल्यू 5 आ गई। अब डी की वैल्यू जब 5 आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा भाई सारा काम। आपको क्या निकालना है, T30 ऑफ कोर्स, जो कि बराबर होगा A + 12D के। अब देखो 3D की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास कितनी मौजूद है, 30। A + 3D की बात कर रहा हूँ, कितनी है, 13, जो कि 4 टर्म है। अब मुझे अब 13 टर्म चाहिए। अब देखो यहाँ कितने D का फ़र्क है दोनों में, 9D। तो 9D की वैल्यू अगर मैं प्लस कर दूँ इसमें, A + 3D 13 के बराबर है और मुझे A 13 चाहिए, तो A + 12D है, तो मुझे क्या करना है, 9D की वैल्यू पुट कर देनी है 13 में प्लस करनी है 9D की वैल्यू। सो D 5 है, 9 5 45, एडअप कर लो, आंसर हो जाएगा 58। ओके बच्चों देखो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सवाल है। एक बार सवाल क्या कर दिया था, T3 80 दिया था, T4 13 दिया था, पेपर में क्या आया और T8 पूछ लिया। तो देखो 13 और 8 का फ़र्क 5, 4 और 3 का वर्ग 1, कॉमन डिफरेंस D निकला है जो कि 5 निकला है। अब देखो T8 क्या होगा, दायरे A + 7D होगा, क्योंकि हमेशा फार्मूले में क्या होता है, n - 1D होता है। सो 7D और 3D में कितने का फ़र्क होता है, 4D। कितने का फ़र्क होता है, 4D का। तो 13 में मैं प्लस कर दूंगा 4D की वैल्यू। वेल अब D तो 5 ही है, 4 5 are 20 और 13 प्लस कर दो, फाइनल आंसर 33। और यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। सिबर का एक और बड़ा तगड़ा सवाल, कह रहे हैं D7 = 17, T10 = 42 और कह रहे हैं T17 तो निकालना भाई ज़रा। तो T7 का मतलब A + 6D और T10 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 9D। ये है ना फार्मूला, Tn = A + n - 1D। सो डेयर सबसे पहले तो D निकालो, कॉमन डिफरेंस। 7 और 10 में कितने का फ़र्क है, 3 का। 42 और 21 में 21 का, तो D की वैल्यू आ गई 7। अब आगे हमारा टारगेट क्या है, T17, जो कि बराबर होगा A + 16D के। वेल 16 और 9 में कितने का फ़र्क होता है, 7 का। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है T10 की अभी कितनी है, 42। 42 में मैं क्या प्लस कर दूंगा, 7D। अब 7D ही क्यों, क्योंकि देखो 9D और 16D में 7D का फर्क है। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। बड़ी अच्छी ट्रिक होती है। अब यहाँ देखो 42 है, इसको तो हमने छेड़ ही नहीं रहे ना भाई यहाँ पे, और D की वैल्यू अभी निकल ली 7। तो 7 7 सा 49, 42 में प्लस कर लो, फाइनल आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 95। देखिए कह रहे हैं इफ़ 3D - 4, 2D + 3, 60 - 2 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड 4 टर्म। यार इसका मतलब क्या हुआ, ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई AP की, और कह रहे हैं 4 टर्म निकालना है। यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक रूल होता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो इस बात को अगर हम जहन में रखें तो भाई सेकंड टर्म तो ये हो गई 2t + 3, ठीक है। इसमें से जब मैं माइनस करूँगा फर्स्ट टर्म जो कि मेरी 3t - 4 है, तो डेयर मेरे पास आ जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, यानी 60 -2 में से माइनस कर दूँ सेकंड टर्म, यानी 2t + 3, ऐसा ही है। अब देखो जब खेल हम ये खेलेंगे 2t - 3t, ये हो जाएगा -t, और 3 में से -4 ये +7, 60 - 2t 40, -2 - 3 -5। वेल अब काफ़ी कुछ क्लियर कट हो गई है सिचुएशन। 2t में से मैंने 3t माइनस किया, -t बचा। 3 में से हाँ ये माइनस प्लस हुआ ना, तो 3 + 4 7। ठीक है, ये 60 - 2 है, -2t कर रहे हैं हम, ठीक है।
यहाँ -2 और -3, ऑफकोर्स ये -5 हो जाएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए कि टी की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इधर ले आइए, 5 को उधर ले जाएं। 5t इक्वल टू 12, इट मीन्स t इक्वल टू 12/5, ठीक है जी। t की वैल्यू आ गई हमारी 12/5। सो एक बार तो सवाल खाली इतना ही आया था कि उन्होंने t की वैल्यू निकालने को पूछा। इसी सवाल में अगर 4 टर्म निकालनी हो तो फिर क्या करेंगे? फिर सिंपल सी बात है, t की जगह में 12/5 रखूँगा। 3 12/5 -4। वेल ये जब खेल होगा तो 3 12 36 होता है, और ये 5 और 4 भी मल्टीप्लाई होंगे, 20/5 यानी कि 16/5, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मेरी आ गई फर्स्ट टर्म। तो सीधी सादी बात है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी जी? सेकंड टर्म मेरे पास आ जाएगी, टी की वैल्यू फिर प्लस कर दें 12 और 2 से मल्टीप्लाई करें 24/5, ठीक है। और आगे +3 भी है, यानी कि 39/5। ये मेरी सेकंड टर्म है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। सो मुझे कॉमन डिफरेंस आई है डी, बड़े आराम से निकलेगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो अपॉन में तो 5 ही है, 39 में से जब तुम 16 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा 23/5, ठीक है जी। अब आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, 4 टर्म हम सबको पता है बराबर होती है a + 3, ठीक है। सो वेल ए की वैल्यू 16/5 है, 3 डी हो गया 23/5। सो ऑफकोर्स ये मल्टीप्लाई हो गया 69 होगा, 16 प्लस करेंगे 85/5 जो कि ऑफकोर्स आंसर ये आ जाएगा आपका 17, और जी ये रहा 7। ओके जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 13 टर्म पूछ रहे हैं और नंबर है 9, 13, 17, 21। तो ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है? ये सवाल तो बड़ा सिंपल आया था पास पेपर में। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको कहते हैं जिसमें ख़ास नंबर का फ़र्क हो, ठीक है। 9 और 13 में कितने का फ़र्क है? 4 का। 13 और 17 में भी 4 का, 17 और 21 में भी 4 का। तो ये चीज़ कहलाती है कॉमन डिफरेंस, जो कि हो गया 4। और ऐसी सीरीज जिसके टर्म में सेम फ़र्क आ रहा हो हर टर्म में, उसको कहते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP। अब एक बड़ी अहम बात कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है। सो डियर, इसकी फर्स्ट टर्म है 9, यानी A की वैल्यू हो गई 9। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, हमें A पता चल गया 9 है, D पता चल गया 4 है, और ये क्या है यार? ये बड़ी अहम बात है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। आखिर ये हैं कितनी? तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं 13 की, 13 टर्म निकालनी है हमें। सो डियर, अगर 13वीं टर्म निकालनी है तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स तो 13 हो गई। अगर देखो 13वीं टर्म निकालनी है तो फार्मूला हो जाएगा Tn = A + n - 1d। सो एक ही जगह मैं पुट कर दूंगा 9 + n - 1 यानी 13 - 1, और d ऑफ कोर्स 4 है मेरा। 9 + हाँ जी 12 4 ज़ा 48, ये आंसर मेरा आ जाएगा 57। ये तो तब की बात थी अगर मुझे 13वीं टर्म निकालनी थी, और मुझको कहेंगे कि 13 टर्म्स तक का सम निकालो, तो फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क क्या है? मुझे कह रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है 9, 13, 17, 21, इसकी 13वीं टर्म निकालो। मैंने ये Tn वाला फार्मूला यूज़ किया, मेरा आंसर 57 आ गया। अगर सम का कहें तो मैं ये करूँगा, ये काम आप लोग खुद कीजिए भाई। में बहुत बार रिपीट हुआ हुआ सवाल, 40 + 37 + 34 डैश 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 देन मेक सम समस। यार देखो, ये तो A हो गया, कॉमन डिफरेंस 40 - 37 या 37 - 40, 37 - 40, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट -3 हो गया।
अब आपके पास वही, हमारे पास तो फार्मूला होता है एस एन का। क्या होता है? एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d। अब ये एन कहाँ से आएगा यार? एक बात सुनो, मैंने एक बात बताई है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास एन आता है। तो फर्स्ट टर्म 40 है, लास्ट टर्म क्या होगी? 0 होगी ना भाई। मैक्सिमम सम चाहिए ना। आप बोलोगे सर 0 के बाद नेगेटिव में भी चलेगा, वो तो हमें नहीं लेना ना नेगेटिव, हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम सम। जब ये सीरीज़ डिक्रीजिंग हो रही है तो इन्फिनिटी तक होगी, लेकिन हमें मैक्सिमम सम चाहिए। हम कहाँ पे आके रुक जाएंगे? 0 पे आके रुक जाएंगे। तो 0 माइनस 40 अपॉन 3, आप बोलो 13 पॉइंट समथिंग, नहीं, रूल मेरा कहता है एन 13 हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस सवाल में, एस एन चाहिए मुझे। तो भाई 13 अपॉन टू ए 40 है, ठीक है ना, 42 ज़ा 80, 13 एन 13 है, 13 माइनस 1 12, बी माइनस 3 है, 12 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 36, यहाँ से 13, यहाँ से 2, ये क्या आ रहा है? 44 काटा 22 को बस 13 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 280 से। कैलकुलेशन आपकी भी इतनी तेज़ हो। बड़ा अच्छा सवाल है। T17 यानी 17 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सीड इस 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। 17वीं टर्म अगर 10वीं टर्म से टोटल वैल्यू में 7 ज़्यादा है तो बताएं कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो जी T17 का मतलब क्या हो जाएगा? a प्लस 16d। T10 का मतलब हो जाएगा a प्लस 9d, माइनस करके इक्वल टू किसके ला रहे हैं हम? 7 के। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। a माइनस a कैंसिल, 16d माइनस 9d किसके बराबर होगा? 7d के। 7d अगर 7 के बराबर है तो d किसके इक्वल होगा? 1। और आपसे यही तो पूछा था कि कॉमन डिफरेंस बताओ। तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, Tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। तो n जब 17 है तो 16d हो जाएगा, n जब 10 है तो 9d हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस जी की वैल्यू हमने निकाली, क्या निकलाई? जो एक और बड़ा है रिजल्ट, अगर सम ऑफ क्यूब टर्म बराबर पी के है और सम ऑफ क्यूब टर्म बराबर क्यू के, तो p प्लस सम ऑफ p प्लस क्यू बराबर होगा माइनस p प्लस क्यू के। ये क्या बात है? वैसे ले लो, सम ऑफ 7 टर्म फर्स्ट करो 11 है, सम ऑफ 11 टर्म 7 है, तो 7 प्लस 11 कितना होता है? 18। सम ऑफ 18 किसके इक्वल होगा? माइनस 18। यही हमारा आंसर है। अब देखो, जैसे कि फास्ट के टेस्ट में उन्होंने सवाल दिया था, सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल टू 25, सम ऑफ 25 टर्म इक्वल टू 10, सम ऑफ 35 टर्म। कोई बताएगा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 35। तो इन रिजल्ट्स को हम एज अ शॉर्टकट यूज़ करेंगे, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह बच्चों देखो, टी प्लस क्यू प्लस टी फी माइनस क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी एट टर्म। आखिर ये क्या थ्योरम है जी? बहुत ही अहम थ्योरम है। देखो, एक है पी एट टर्म, एक है क्यू एट टर्म। फर्स्ट करो p बराबर 20 के, q बराबर 3, तो 20 प्लस 3 कितना होता है? 23 होता है। यानी टी पी प्लस क्यू बराबर हो गया T23 और टी पी माइनस क्यू 20 माइनस 3 T17 के बराबर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम T23 प्लस T17 बराबर किसके हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ T20। ठीक है जी। जैसे कि अब वो बता दें कि भाई T23 प्लस T17 किसके ट्वाइस के बराबर है? T10 के, T11 के, T12 के, T13 के, T20 के। तो देखो 23 और 17 में कितने का फ़र्क है? 6 का। 6 का आधा क्या होता है? 3। तो ये दोनों टर्म किसके इक्वल होंगी भाई? 17 में 3 प्लस कर दो तो 20, इसी तरह 23 में से 3 माइनस कर दो, यानी ट्वाइस ऑफ T20। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पास पेपर में सवाल आया था T15 प्लस T19 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे। अब देखो 15 और 19 में कितने का फ़र्क होता है? 4 का। 4 का आधा क्या होता है? 2। 15 में 2 प्लस करो 17, 19 में से 2 माइनस करो 17। तो किसके ट्वाइस होंगे? T17। दिस इज योर आंसर। मेरे प्यारे से बच्चों, बहुत अहम सवाल, और ये भी बहुत रिपीट सवाल है।
1/3 कॉमा 1 होल 2/3 कॉमा 3 कॉमा 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 चले जा रहे हैं। कह रहे टी एन क्या होगा, तो मेरे भाई ऑप्शन है 1/3 4n - 3, 1/3 4n - 2, 1/3 4n - 5, 4n - 3। अब ये टी एन होता क्या है, देखो जैसे कि सीरीज चल रही थी 1 5 9 30, यानी हम अगर n की जगह 1 पुट करें इसके टी एन में तो 1 आएगा, और अगर हम 2 पुट करें तो 5 आएगा। ठीक है, ये चीज़ होती है टी एन। ठीक है, ये चीज़ होती है टी एन। तो अब यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे, ये जो चारों ऑप्शन है मैं इनकी जगह पहले 1 पुट करूँगा, फिर 2, फिर 3। 1 पुट करने से ये आना चाहिए, 2 से ये, 3 से ये। 1 पुट करके देखो, 4 1 4, 4 - 3 1, 1/3 जना पहली टर्म तो आ गई, लेकिन अभी ये मुतमईन नहीं हो सकते, पहली तीनों होनी चाहिए। फिर चलो इनकी जगह 2 रख के देखो, 4 2 8, 8 - 3, 5/3, और 5/3 को जब डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 1 होल 2/3, और जब यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12, 12 - 3 9, 9/3 3। तो जनाब बिल्कुल देखो, जब पहला ऑप्शन करेक्ट है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, प्रैक्टिस के लिए तुम कर लो, बाकी सब में भी n 1 2 3 पुट करके देखना, तो ये टर्म नहीं आएगी। ठीक है, सब पहले वाले से आएगी। आंसर जी बड़ा अहम सवाल, सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू 2n² प्लस n। आपसे कह रहे हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देयर n की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, सो 2 + 1 3, ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अब एक बात ध्यान रखो, बड़ी दिलचस्प, फर्स्ट टर्म जिसे T1 भी जाहिर करते हैं, हमेशा फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होता है। फर्स्ट टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल होता है। कैसे, जैसे कि देखो ये 1 है, 1 तक का सम भी क्या होगा 1 ही होगा, लेकिन 1 और 5 का सम कितना हो जाएगा 6। सम ऑफ सेकंड टर्म हमेशा बराबर होता है T2 + T1 की, T2 + T1 की। यानी अगर आपको सेकंड टर्म निकालनी है तो बड़ा आसान है, S2 में से T1 या S2 में से A माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगी आपकी सेकंड टर्म आ जाएगी। ये सवाल सिर्फ फास्ट में नहीं, नस में, एनईडी में, दाऊद में, हर जगह बहुत आता है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो भाई ये तो हमारा S1 निकला है, क्योंकि n की हमने 1 पुट किया था। अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं S2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 + 2 10 आ जाएगा। ये तो S2 आ गया। T2 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 10 में से माइनस करूँगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है भाई मेरी 3 है, सो 10 - 3 7, ये मेरी आ गई सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म कितनी थी भाई 3, जिसको ये भी जाहिर करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालना कौन सा मुश्किल है, 7 में से क्या करो 3 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4। ओके जी, देखो SN अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फार्मूला तो ये था NA/2 2A + n - 1D। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस और n नंबर ऑफ टर्म दिया। लेकिन बच्चों फास्ट के टेस्ट में सवाल आया था, A फर्स्ट टर्म दी हुई थी 5 के बराबर, TN लास्ट टर्म दी हुई थी 65 के बराबर, और नंबर ऑफ टर्म दी थी 13। तो बजाय D निकालने में वक्त ज़ाया करने के हम क्या करेंगे, SN का एक और फार्मूला यूज़ करेंगे। काइंडली करेक्ट करें, इसमें यहाँ पहले n/2 तो अभी भी होगा, आगे क्या हो जाएगा A + TN, तो डायरेक्ट A के TN की और n की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर बच्चों आ जाएगा। तो काइंडली नोट कर लें, बहुत इतनी साजिशें स्टार प्लस की आंटियाँ भी नहीं करती हैं जितना एग्जामिनर करता है। अब देखो क्या सवाल उठा के दे दिया इस राक्षस ने, 3 + 5 - 7 + 9 + 11 - 13 + 15 + 17 - 19 डैश 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 33rd टर्म तक का सम। अरे बाप रे बाप, अबे तो चाहता क्या है भाई, क्यों मासूम बच्चों के पीछे पड़ा है। डायन है तो क्या, ठीक है, एक थी डायन, एक है डायन, तो क्या बोले इस एग्जामिनर को, लेकिन बच्चों में दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सरेंडर तो करने से रहेंगे, एग्जामिनर आया और हमारा फ़ोन भी करके चला जाए, हमने उसका हैंड बजाना है बच्चों, तो थोड़ा सा आप इसका इस्तेमाल करो ब्रेन का। ठीक है, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 - 1 7। ये जो 3 टर्म्स हैं 2 + 1 माइनस, इससे आ रहा है हमारे पास 1। ज़रा गौर से देखो, 9 + 11 20, 20 - 13,
7, इन अगली 3 टर्म से क्या बना 7। फिर ज़रा घूर के देखो, हमेशा क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, घूर के। 15 + 17 32 - 19 13। ओके यार, ये तो कुछ बनता हुआ दिख रहा है। पहले 1 है, फिर 7, फिर 13। अरे वाह। ए फर्स्ट टर्म 1, डी कॉमन डिफरेंस 6। लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अब हम क्या लेंगे? देखो 3 टर्म मिला के बन रही है 8 टर्म, और निकालनी कितनी है 33। 33 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अब क्या लेंगे हम? 11। देखो सारा दिमाग का खेल है भाई। देखो ना, 1 2 3 टर्म मिल गए, हमारे पास क्या आ गया 1। 4 5 6 टर्म बन के क्या आ गया 7 7 8 9 टर्म, यानी 3 टर्म यहाँ पे क्या काउंट हो रही है? 1 टर्म। तो 33 टर्म कितनी काउंट होगी? 33 को किससे डिवाइड कर दो? 3 से। तो भाई 11 आ जाएगा। अब बहुत आसान है, A1 है, D6 है, N11 है, SN का फार्मूला, और जल्दी मुझे जवाब दो मेरे पारे से। देखिए, वॉल क्लॉक स्ट्राइक वंस व्हेन इट्स ओवर हैंड इज एट 1, ट्वाइस व्हेन इट इज एट 2, and so on. How many times the clock strike from 1 AM to 10 AM? यानी देखो, जब वॉल क्लॉक स्ट्राइक वंस को कर रही है, जब वो क्या है, व्हेन इट इज ओवर हैंड इज एट 1। ओवर हैंड की क्लॉक यानी जो घंटे वाली सुई है, जब वो 1 पर है तो वो किसको स्ट्राइक 1 दफ़ा कर रही है, 2 दफ़ा स्ट्राइक कर रही है जब ओवर क्लॉक किस पे? 2 पे, एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब है कि 3 AM पे वो 3 दफ़ा स्ट्राइक करेगी, 4 AM पे 4 दफ़ा स्ट्राइक करेगी। तो कह रहे हैं हाउ मैनी टाइम द क्लॉक स्ट्राइक फ्रॉम 1 AM to 10 AM। बड़ा प्यारा सवाल है। यानी ए बी बन गई है 1 2 3, जिसकी लास्ट टर्म 10 है। अब लास्ट टर्म को हम TN भी कहते हैं, L भी कहते हैं, 10 के इक्वल है। बड़ा आसान फार्मूला है, SN = N/2 A + TN। A की जगह 1 है, N की जगह भी भाई 10 ही है इत्फाक से, और TN भी क्या है 10 है। वैल्यू पुट करते हैं, 55 इज़ योर आंसर है। बच्चों अब जैसे कि देखो, अर्थमेटिक मीन बड़ी है हमारी, बराबर होती है A + B / 2, और इसका कॉमन डिफरेंस होता है B - A / N + 1। N से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगर यहाँ पर इस तरह के सवाल भी आता है, A की पावर N + 1 प्लस B की पावर N + 1 डिवाइड बाई A की पावर N प्लस B की पावर N, अगर अर्थमेटिक मीन होगा तो बताओ N की वैल्यू क्या होगी? ये बहुत अहम है, ये सवाल ज़रूर आता है। क्या? A की पावर N + 1 प्लस B की पावर N + 1 डिवाइड बाई A की पावर N प्लस B की पावर N, अगर अर्थमेटिक मीन होगा। अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? A + B/2 के। तो बताओ N की वैल्यू क्या होगी? तो यार ये N की वैल्यू आप याद रख लो, ये किसके बराबर होती है? 0। उसका रीज़न बताता हूँ। यही सेम चीज़ A की पावर N + 1 प्लस B की पावर N + 1 अपॉन A की पावर N प्लस B की पावर N, अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन जिसके हम आगे जिक्र करेंगे, ये होता है ±√AB। तो N की वैल्यू क्या होती है? -½ होती है। कितनी होती है? -½ और अगर यही सेम चीज़ क्या, यानी A की पावर N + 1 प्लस B की पावर N + 1 डिवाइड बाई A की पावर N प्लस B की पावर N, ये अगर हार्मोनिक मीन के बराबर होगा, ये होती है हार्मोनिक मीन, तो N की वैल्यू क्या होगी? -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी नोट डाउन करो बच्चों। एक बहुत अहम चीज़ होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अर्थमेटिक का अगर रेसिप्रोकल ले लो, यानी 1/1 1/2 1/3 एंड सो 1/10, तो ये कहलाती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब अक्सर लोगों को यही नहीं पता कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एनी टर्म का एक फार्मूला भी होता है। वो ये होता है TN = AP डिवाइड बाई P + N - 1 A - B। A से मुराद फर्स्ट टर्म, B से मुराद सेकेंड टर्म, N से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर मौजूदा केस में देखो तो A की वैल्यू 1 है, B की हाफ है, N जो है 10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको 10 टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है भाई कि आप इस फार्मूले से सॉल्व करें। अच्छा, मेरा मशवरा क्या होता है कि भाई आप लोग सारे तरीके ही यूज़ कर लीजिए, ठीक है, सारे तरीके यूज़ करें।
ताकि प्रैक्टिस हो, एक बार फार्मूले से निकल गई ताकि फार्मूला याद हो जाए। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको किस में कन्वर्ट कर लें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक में प्रोग्रेशन करके इसका आंसर निकालना है, आंसर निकालना है। तो यहाँ तो खैर एन टर्म्स आप दिख ही रहे हैं 1/10 है, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि अगर वो बोलते 10वीं टर्म निकालें एन की, यहाँ पे ये कह देते हैं कि भाई 10th टर्म, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास दो तरीके थे, या तो डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करते हैं HP का एन टर्म, या पहले इसको किस में करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अर्थमेटिक। और बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, यहाँ तक नोट। कुछ और बड़ी बातें हैं, HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर P8 टर्म बराबर है Q के और Q8 टर्म बराबर है P के, गौर से सुने, P8 टर्म बराबर है Q के और Q8 टर्म बराबर है P के, तो PQ8 टर्म बराबर होगी 1 के। देखो जैसे कि एग्जाम में सवाल आया था, T7 इक्वल टू 11, T11 इक्वल टू 7, ठीक है, और पूछा था T77 किसके इक्वल होगी। तो देखो P की जगह 7 आ गया, Q की जगह 11 आ गया, तो क्या 7 और 11 का प्रोडक्ट 77 होता है? बिल्कुल होता है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? HP की। HP बोले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ज़रा यहाँ पे देखिए, बड़ी अहम बात है, ठीक है। ऐसी ही कहानी आगे भी होनी है। वो कैसे होनी है भाई कि कल को आपसे पूछ लें P प्लस Q टर्म, तो देखो बड़ा सिंपल फार्मूला है। P प्लस Q टर्म होगी तो ये रेसिप्रोकल साइड तो इनका सम होता है और ऊपर प्रोडक्ट होता है। जैसे कि T7 दिया हुआ था 11, अब एक नया सवाल देख लेते हैं। T11 बराबर है 7 के, और 11 और 7 का सम बच्चों कितना होता है? 18 होता है ना। T18 पूछ रहे हैं, और से देखो 7 टर्म किसके बराबर है? 11 के। 11 टर्म बराबर है 7 के। क्या पूछ रहे हैं? T18। तो बहुत आसानी से बता सकते हैं, नीचे 18 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? 7 और 11 का प्रोडक्ट, जो कि कितना होता है? 77। चलें और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5वीं टर्म बराबर 11 के, 11वीं टर्म बराबर 5 के। T55 पूछ रहे हैं, किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के, क्योंकि 11 और 5 का प्रोडक्ट क्या होता है? 55। T55 बराबर हो जाएगी 1 के। लेकिन अगर ये ना पूछते बल्कि ये पूछते T16, हाँ जी 16 क्या होगा? 11 और 5 का सम। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 16 और ऊपर क्या होगा? 11 और 5 का प्रोडक्ट, यानी कि बोले तो 50। बच्चों हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो जाता है 2AB डिवाइड बाई A प्लस B। अब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों की आपस में क्या रिश्तेदारी है? तो देखो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन तीनों का मीन बराबर किसके होता है? ज्योमेट्रिक मीन। दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। ये ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालनी है तो फार्मूला ये भी होता है प्लस माइनस अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ये ऐसे फार्मूला भी पूछ लेते हैं। और देखो फास्ट के टेस्ट में ये सवाल दिया था, अर्थमेटिक मीन बराबर थी x के और हार्मोनिक मीन बराबर थी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब पूछ क्या रहे थे? ज्योमेट्रिक मीन। क्या करेंगे? अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू यहाँ रख देंगे, हमारी ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगी। चले जी करते हैं प्लस माइनस अंडर रूट। हाँ जी, पहले तो अर्थमेटिक मीन लिखते हैं x, फिर ये हार्मोनिक लिखते हैं। x मर जाएगा और इस तरह हमारा रिजल्ट आ जाएगा। किसका बच्चों? ज्योमेट्रिक मीन का। वैसे जी कुछ और बातें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हवाले से देखें। अगर P8 टर्म बराबर Q8 टर्म के हो और Q8 टर्म बराबर P8 टर्म के हो तो TP प्लस Q किसके बराबर होगा? 0। बताता हूँ। जैसे कि एक बार सवाल आया था T7 इक्वल टू 11, T11 इक्वल टू 7, तो बताओ T18 किसके इक्वल है? अब देखो फ़र्क क्या होता है, इंटर में हमें ना ये प्रूफ करने होते हैं और यहाँ ही हमें रिजल्ट याद होने चाहिए और इनकी एप्लीकेशन होती है। इसका ऐसे ट्रिक यूज़ करेंगे। 7 टर्म अगर 11 के बराबर है और 11 टर्म अगर 7 के बराबर है तो 18 टर्म किसके बराबर हो जाएगी? 0 की। अल्लाह के बंदो और बंदियों गौर से देखो, 7वीं टर्म 11, 11वीं टर्म 7वीं। ये समझो 7 को P मान लो, Q मान लो 11 को,
तो 7 + 11 कितना होता है 18। 18 टर्म किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। x + 9 x - 6 और 4 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तीनों टर्म किसमें जीपी में। अगर ये तीनों टर्म जीपी में किसके अंदर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ये बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। अगर ये तीनों टर्म्स जीपी में हैं तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो बड़ी आसान सी बात है, सीधी सादी बात है। जब भी टर्म ज्योमेट्रिक में होती हैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म। कब होगा जब टर्म किस में होंगी जीपी में। तो देखो x - 6 को डिवाइड कर दो x + 9 से, 4 को डिवाइड कर दो x - 6 से, कर दिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे x की वैल्यू आ जाएगी और वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है मेरे बच्चे। तीन टर्म है x 2x + 2 और 3x + 3। ये तीनों की तीनों किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। कह रहे हैं फिफ्थ टर्म निकालें। अच्छा फिफ्थ टर्म बराबर होती है AR⁴, यानी दो चीज़ें चाहिए, एक A और एक R। तो बच्चों देखो बात हुई है जब भी जीपी होगी सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म बराबर होगा थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म के। सेकंड टर्म 2x + 2 है, ओके जी। फर्स्ट टर्म x है, फिर वही बात थर्ड टर्म 3x + 3 है और सेकंड टर्म 2x + 2 है। अब हमें पहले मरहले पे क्या करना होगा, x की वैल्यू चाहिए। जो x आएगा वो हमारा a भी आ जाएगा। देखो x दर हकीकत क्या आ जाएगा a आ जाएगा। फिर x की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो ये सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म हमारा क्या आता है r आता है। a और r की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे यहाँ। यहाँ क्यों पुट करेंगे, देखो थोड़ा सा बात समझो। फिफ्थ टर्म कह रहे हैं, फिफ्थ टर्म बराबर किसकी होती है AR⁴ के। तो पहले तो हम a निकाल देंगे। तो a निकालना यहाँ इसलिए आसान है कि a और x की वैल्यू इक्वल है। हाँ अगर फर्स्ट टर्म x की जगह कुछ और होती तो फिर ज़रा ज़्यादा पंगा हो जाता, भाई हमें फर्स्ट टर्म निकालनी अलग से पड़ती। अब तो जो x की वैल्यू है वही क्या होगी हमारी फर्स्ट टर्म यानी a। और r कैसे निकलता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो जल्दी से x की वैल्यू निकालोगे। अब देखें ये जो मैंने कहा था इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है -4। अब देखो r क्या होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। ये देखें ना सेकंड टर्म ये फर्स्ट टर्म, तो x की जगह पुट कर दें -4। तो वैल जब -4 पुट करेंगे 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया -8 + 2 डिवाइड बाय -4, यानी -6 अपॉन -4 जो कि हो जाएगा 3/2। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू आ जाएगी 3/2। a की वैल्यू ऑफ कोर्स क्या होगी वही जो x की वैल्यू है यानी कि -4। हमें कहा था फिफ्थ टर्म निकालना। तो देखो टर्म निकालने का फार्मूला होता है Tn = AR⁴ तो n 5 है तो ज़ाहिर है AR⁴ हो जाएगी। अब a की जगह -4 है, r अभी हमने निकाला 3/2 पुट कर दिया है यहाँ। तो भाई देखो 3/4 हो गई, 2/4 भी हो गई। 4 और 16 कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। कट के क्या आ रहा है 81/4। कट के क्या आ रहा है 81/4। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 81/4। क्या आ जाएगा 81/4। ओके बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर भी जो सबसे इम्पोर्टेंट पहले टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एप्टीट्यूड टेस्ट को इतनी मुश्किल चीज़ नहीं, थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं। अब एक सीरीज़ दी हुई है 5, 7, 9, 11। अब ये आपको नहीं पता होगा कि अरिथमेटिक है ज्योमेट्रिक है, ये तो हमें खुद मालूम करें। हम देखेंगे कि भाई 5 और 7 में 2 का फ़र्क, 7 और 9 में भी 2 का फ़र्क, 9 और 11 में भी 2 का फ़र्क। इसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो a = 5 के हो जाएगा, b हो जाएगा 7 - 5 यानी कि 2 और 9 - 7 भी 2 होगा। ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगी 12। अब देखो डिपेंड ये करता है सवाल में पूछा क्या है। क्या आपसे पूछा है कि 12वीं टर्म क्या है। अगर सवाल ये है कि 12वीं टर्म निकालें 12 टर्म तो फार्मूला ये वाला लगेगा। और अगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 12 टर्म्स तक का सम निकालें तो फार्मूला फिर ये वाला लगेगा।
ये करना आपका काम है। तो ये आंसर निकाल करके आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि आंसर्स क्या हैं। बेटा एक और बड़ा अच्छा सवाल पास पेपर में आया हुआ, HEC के टेस्ट में आया था कि 1/2 1/k-1 और 1/6 इन AP, तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, अगर AP है तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे हिसाब से 4 आनी चाहिए, कंफर्म कर लीजिएगा। इसी तरह एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि 1/A 1/B 1/C इन AP। भाई देखो 1/A 1/B 1/C सिंपल लाइक HP वाली बात हो गई, ABC HP में तो कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता है, A - C डिवाइड बाई 2/AC। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। कौन सा रिजल्ट, ये वाला जरा बहुत इंपॉर्टेंट। 1/A 1/B 1/C जब भी AP में होंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो कॉमन डिफरेंस होगा A - C डिवाइड बाई 2/AC। बड़ा अच्छा सवाल है। इन 4 नंबर्स इन AP आर सच दैट सम इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120, देन नंबर्स आर। कि नंबर का सम 20 और उनके स्क्वायर का सम 120 है तो नंबर क्या होंगे। एक ऑप्शन है 1 4 7 10। यार इनका तो सम ही नहीं आ रहा, 20 तो ये तो हो ही नहीं सकता, धुर फट्टे मुँह। क्या इसका सम 20 आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका सम 20 आ रहा है, ये हो सकता है लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं है क्योंकि 2 कंडीशन दी है, यूजुअली 2 ही दी होंगे पेपर में कि एक तो इनका सम 20 है, इनका स्क्वायर का सम 120 है। इसके स्क्वायर का सम 120 है तो आंसर यही हो जाएगा, वरना फिर जाहिर है और 20 होगा। तो अभी हम पहले ये चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। सम करो तो ऑफकोर्स 120 आ रहा है, यस। तो यही मेरा करेक्ट है, इसका आंसर सी है। देखो, इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर इज 34 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 16, देन द 2 नंबर्स क्या होंगे। ऑप्शन में 64 और 8, 64 और 4, 8 और 4। तो देखो अर्थमेटिक मीन निकलती है, सम करो 2 से डिवाइड कर लो। तो मेरे भाई क्या कोई ऐसे हैं जिन दो को सम करके 2 से डिवाइड करके 34 आए, बी वाला। लेकिन दूसरी कंडीशन पे तो चेक करनी है, क्या इसकी ज्योमेट्रिक मीन 16 आएगी। तो वेल ये फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का, वैल्यूज़ हैं 64 और 4। 64 किसका रूट होता है, 8 का। 4 किसका रूट होता है, 2 का। 8 2 सा 16। ऑफकोर्स इसकी ज्योमेट्रिक मीन भी 16 आ रही है, अर्थमेटिक मीन भी 34 आ रही है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा सवाल है पेपर का, 11 टर्म ऑफ एन AP इज 243 एंड 29 टर्म इज 27, द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन इज। अब अगर 11वीं टर्म 243 है और 19वीं टर्म 29वीं टर्म जो है वो 27 है, आपसे पूछ क्या रहे हैं कि जी बताइए थर्ड टर्म और 31st टर्म क्या होगी। तो वेल देखो इसकी एक बड़ी सिंपल ट्रिक होती है मेरी। 29 और 11 का डिफरेंस लो और 27 और 243 का डिफरेंस लो, कॉमन डिफरेंस निकालने की। -216 अपॉन 8, -216 को 18 से डिवाइड कर लो, -12। -12 का मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस का मतलब है हर टर्म में कितनी टर्म होती रहेगी, 12। तो बड़ा आसान है, अगर 29 टर्म 27 है और 31 चाहिए तो 29 में से 12 माइनस करो, 30 टर्म आ जाएगी 15, मजीद 12 माइनस करो 3 आ जाएगी, या 2 दफ़ा डायरेक्ट 12 माइनस कर लो यार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये फार्मूला होता है Tn = A + n - 1t का, और Sn बराबर इसके होता है। अब सवाल क्या आ जाता, A फर्स्ट टर्म 2 दी थी, कॉमन डिफरेंस 4, और आपसे कह रहे हैं 40 टर्म्स तक का सम। तो सिंपल सी बात है, इस फार्मूले में पुट कर देंगे और जी आंसर बिल्कुल मुझे बताना है आपने। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है कि सम जो दिया हुआ है 5 1 3 दिया है, AP की बात हो रही है भैया, और सीरीज सीक्वेंस है 54 51 48, नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो देखो A आपका हो गया 54, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि सीरीज डिक्रीज हो रही है। सिंपल सी बात है, फार्मूले में हम पुट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जी दोनों आंसर मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि बड़ी अच्छी सीरीज है। 1 5 9 13 डैश 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 फिर 15 तक। ए से मुराद फर्स्ट टर्म जो कि 1 के बराबर है, बी होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड, देखो ना 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 5 4। तो ऐसी सीरीज कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एन से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी। अब देखो दो चीज़ें इसमें कि हमें क्या चाहिए। हमें अगर 15वीं टर्म चाहिए तो टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी के। एन ए की जगह 1 पुट कर देंगे, डी की जगह 4, एन की जगह 50, और हमें 15वीं टर्म चाहिए। और अगर हमें 15 टर्म्स तक का सम चाहिए तब सिचुएशन क्या होती है? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होती है जनाब। देखिए क्यूरीज जो है बच्चों की, उसमें एक बच्चे ने कहा था कि सर अगर ऐसी सिचुएशन हो T4 AR3 ये हमें दिया हुआ हो और T7 AR6 दिया हुआ हो और हमें R3 चाहिए देखो ऐसे क्वेश्चन भी आया है जब T4 10 के बराबर था। GP की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब ये बेसिकली फार्मूला कौन सा होता है? Tn इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। सो हम क्या करते हैं जी, इस टर्म से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब देखो AR6 को जब आप AR3 से डिवाइड करोगे तो लाजमी बात है 270 को भी 10 से डिवाइड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, पावर ऊपर जाके माइनस R3 बराबर 27 के। जब R3 बराबर 27 के तो R बराबर किसके हो जाएगा भाई? 3 के, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है, और ये R की वैल्यू आ गई है। पाकिस्तान के जहाँ डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ एडवांटेजेस भी बहुत हैं। एक ही सवाल बाज़ औक़ात एग्जामिनर ने 13-14 दफ़ा रिपीट किया है, उनमें से एक ये क्वेश्चन भी है। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 4 टर्म इज़ 18 एंड 7 टर्म इज़ 486, द सेकेंड टर्म विल बी। सेकेंड टर्म क्या होगी? वेल, चौथी टर्म किसके बराबर है? 18 के। सातवीं टर्म किसके बराबर है? 486 के। और पूछ रही कि बताओ ज़रा सेकेंड टर्म क्या होगी? सो डेयर डेयर डेयर, सीधी सादी बात है, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो। 486 को 18 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा? 27। आर क्यूब किसके बराबर आ गया? 27। अब 27 खुद किसका क्यूब होता है? 3 का। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3। तो मेरे भाई 3 आर की वैल्यू आ गई, ये बड़ी यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि अब ए भी हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा देखो, बहुत सारे तरीके हैं। वैसे ए होगा क्या? आप थोड़ा और दिमाग लगाओ यार। T2 चाहिए ना? क्या चाहिए? T2 चाहिए। तो बजाय ए की वैल्यू निकालो, टाइम्स आया होगा। मैं थोड़ा दिमाग यूज़ करूँगा। आर की वैल्यू आ गई ना 3 मेरे पास, तो 3 का आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर मैं इस AR3 को आर स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो AR की वैल्यू आ जाएगी। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि AR3 को किससे डिवाइड कर दूं? आर स्क्वायर से, या आर से 2 दफ़ा कर दूं। आर से 2 दफ़ा कर दूं, बात एक ही है ना, AR आ जाएगा। और 18 को 3 से 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। T2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 के। तो आंसर हमारा क्या आ गया? 2। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान। अच्छा सवाल है। इन HP T2 इक्वल टू 3, T3 इक्वल टू 2, T12 पूछना। वेल, अब यहाँ पे कोई ऐसी एकदम से ट्रिक तो नहीं लग रही, तो फिर हम नॉर्मल मेथड में जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार इसको AP में कन्वर्ट करते हैं, तो T2 हो जाएगी 1/3, T3 हो जाएगा 1/2। एंड ऑफ कोर्स कॉमन डिफरेंस क्या होता है? या तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 1/2 में से 1/3 माइनस कर देंगे। वेल, जब ये माइनस करोगे तो LCM आ जाएगा 2 3 का 6, 3 - 2 1/6। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया है 1/6। अच्छा, आपको कौन सी चाहिए? 12वीं टर्म चाहिए। अब एक तरीका तो ये हो सकता है, देखो, कि हम A फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि T2 बराबर किसके होती है? A प्लस D के। A प्लस D के।
डी की वैल्यू 1/6 है, हमने पुट कर दी, ये 1/6 भी इधर आगे माइनस हो जाएगा ए में से, ये माइनस करेंगे। सो ऑफ कोर्स एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा, ठीक है 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड करें तो 1/6। अच्छा दिलचस्प बात है, कॉमन डिफरेंस भी 1/6 आ गया हमारा, ठीक है कॉमन डिफरेंस भी क्या आ गया 1/6 और ए भी 1/6। हमें क्या चाहिए T12। तो T12 भाई बड़ी सिंपल सी बात है, a + 11d के बराबर होता है। अब a और d जब इक्वल है तो मैं डायरेक्ट इसे 12d भी लिख सकता हूँ। देखो ना a किसके d के बराबर, तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। 12 को मल्टीप्लाई कर दें 1/6 से, ये आ जाएगा 2। तो T12 आ गया मेरे पास। सवाल था पास पेपर का, इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन T7 = 1/40, T11 = 1/22 और पूछ रहे हैं T15 क्या होती है। सो डेयर देखो रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक में, 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22 होता है, तो 15 2 ज़ा, ये आंसर क्या हो जाएगा सिंपल 1/30। और ये क्या हो जाएगा आपका बच्चों आंसर हो जाएगा। सवाल आया था कि फर्स्ट टर्म बराबर है 6 के, सेकंड टर्म बराबर है 8 के, एचपी की बात हो रही है, 17 टर्म क्या होगी। 12 बड़ा सिंपल सी बात है, ये फार्मूला होता है, ए हो जाएगा 6, बी 8, एन की जगह 17 और हमारा T17 निकल आएगा। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बराबर होता है अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन दी हुई x के बराबर, हार्मोनिक मीन है x² - y²/x। सो ज्योमेट्रिक मीन चाहिए। सो डेयर फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, अर्थमेटिक मीन की जगह x, हार्मोनिक की जगह x² - y²/x, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, एक्स एस कट गया, खाली ज्योमेट्रिक मीन क्या आ जाएगी +/√x² - y², एंड दिस इज योर आंसर। कह रहे हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 and 3। तो भाई ये तो बहुत आसान है, ये HM का फार्मूला लगा दो, 2ab / a + b, a की जगह हो जाएगा 2, b की जगह हो जाएगा 3 और ये आपका आंसर आ जाएगा। दो ही चीज़ें हैं होती हैं, वोकेबलरी और ग्रामर, और दोनों मेरी मैजिकल ट्रिक से बहुत अलग हो जाती हैं। अब ग्रामर में भी दो टाइप का होता है सेंटेंस, या तो एरर डिटेक्शन होता है, ABCD में एरर, एक सेंटेंस दिया होता है उसको करेक्ट करना होता है। ये मैं सेंटेंस करेक्शन का एक सेंटेंस बता रहा हूँ। थॉ ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट, वो गरीब है मगर ईमानदार है। तो भाई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, थॉ से, उसके बाद एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर उसकी एडजेक्टिव बता रहे हैं, और अब आ गया एक बट। मेरे भाई जब भी थॉ होगा तो कभी बट नहीं आएगा, बल्कि बट की जगह येट आएगा। तो एग्जाम में जब सेंटेंस को करेक्ट करना है, और याद रखो कोई भी सेंटेंस थॉ से स्टार्ट होगा तो बट को रिप्लेस कर देना येट से, एक पक्का नंबर रहेगा। इसी तरह थॉ ही इज़ वीक बट ही कैन वॉक, सेंटेंस फिर किससे शुरू हो रहा है, थॉ से। जब भी थॉ होगा बट कभी नहीं आएगा, बट की जगह येट आएगा। जो बड़ा है हार्मोनिक मीन का फार्मूला ये होता है 2ab / a + b। वेल हार्मोनिक मीन दी हुई थी 5, a की वैल्यू दी हुई थी 2 और b पूछ रहे थे, तो आखिर ये कैसे होगा। सो डेयर थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। 2 तो हार्मोनिक मीन की जगह लिख दीजिए 5, 2 फार्मूले का हो गया, a की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय b, नीचे a की जगह 2, b हमें निकालना है 2 + b। वेल अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 2b और b भी, 5 2 ज़ा 10 + 5b = 4b। मैथ्स के रूल के तहत होगा क्या, ये 10 उधर जाके माइनस 4b इधर आके माइनस, सो b की वैल्यू -10, ठीक है जी। दोबारा से देख लें, हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab / a + b। सो हार्मोनिक मीन 5 दी हुई थी, a की वैल्यू 2 दी हुई थी, b की वैल्यू चाहिए थी
तो भाई सिंपल क्या किया मैंने, हार्मोनिक मीन की जगह 5 पुट कर दिया, 2 की जगह 2, ए की जगह 2, बी की जगह बी, ए की जगह 2, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह बी। 2 प्लस बी को 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 सा 4 बी चाहिए था, 4 बी इधर ला के सब्ट्रैक्ट किया, बी की वैल्यू आ गई -10। देखो अब T5 दिया हुआ है 7/55, T8 दिया है 7/88, T4 पूछ रहे हैं। तो यार थोड़ी अकल यूज़ करो, एच पी है इसको भूल जाओ, अगर ये सेम है ना तो बहुत मज़े आ गए। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो लाजमी बात है क्या होगा, यहाँ भी 7 ही होगा। हाँ यहाँ देखो 5 11 ज़ा 55, 8 11 ज़ा 88, तो 4 11 ज़ा 44। अगर पी एट टर्म बराबर क्यू के और क्यू एट टर्म बराबर पी के हो तो एक और बात बड़ी अहम होती है कि पी प्लस क्यू का सम बराबर किसके होता है, ऊपर पी और क्यू का प्रोडक्ट, नीचे पी और क्यू का सम। अब यही सवाल इस तरह से भी आया था कि T7 दिया था 11, T11 दिया था 7, और पूछ क्या लिया था T18। तो पहले ये देखो क्या 7 और 11 का सम 18 होता है, बिल्कुल होता है जी। तो आंसर में यहाँ नीचे तो 18 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7 और 11 का प्रोडक्ट। 7 और 11 का क्यों भाई, ये देखो 7 11 दिए हमें, 7 11 का प्रोडक्ट हो जाएगा 77। इसी तरह अगर ये इस तरह से दिया हुआ है कि एच में टी किस बराबर है 10 के, T10 बराबर है 21 के, तो T31, नीचे तो 10 और 21 का सम 31, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट जो कि कितना होता है 210, और यही हमारा आंसर। अब देखो बहुत हेम तरीन बात, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पक्की जो MCQs आती है कि अगर पी एट टर्म बराबर क्यू के और क्यू एट टर्म बराबर पी के, गौर से सुनना, पी एट टर्म बराबर क्यू के, क्यू एट टर्म बराबर पी के, तो पी प्लस क्यू टर्म बराबर किसकी हो जाएगी, टी पी क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू, टी पी क्यू डिवाइड बाय पी प्लस क्यू, और टी पी इंटू क्यू बराबर किसके हो जाएगी 1 की। अब प्रैक्टिकली इसको हैज़ ए शॉर्ट ट्रिक भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो पहले तो 2 MCQs यही बन गई, क्या कि अगर एच पी में टी पी बराबर है क्यू के और टी क्यू बराबर पी के, तो बताओ टी पी क्यू किसके बराबर आती है, 1, टी पी प्लस क्यू बराबर आती है पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक जो इससे हमारी बन जाती है, आखिर क्या वो ट्रिक बड़े काम की, ध्यान से देख लीजिए क्या होती है। वो ट्रिक होती है भाई मेरे, सीधी सादी बात है कि फ़र्ज़ करें ऐसे ही दिया है कि T7 बराबर दिया है 11 के और T11 बराबर है 7 के। वही बात हो गई ना, पी टर्म बराबर क्यू के, क्यू टर्म बराबर पी के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा जी 11 और 7 का प्रोडक्ट कितना होता है 77, किसके इक्वल होगा 1 के। ये सवाल आया था पेपर में कि इन एच पी T7 इक्वल टू 11, T11 इक्वल टू 7, तो T77 किसके इक्वल होगा 1 के। इसी तरह देखो एक और सवाल भी आया था, T21 इक्वल टू 10, T10 इक्वल टू 21, तो T210 किसके इक्वल होगा। वेल अब क्या होगा भाई 1 के इक्वल होगा, सीधी सादी बात है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से देखें कि अगर ए फर्स्ट टर्म आपको 2/39 दी है, सेकेंड टर्म भी 2/37 दी है, और 20 टर्म पूछ रहे हैं किसकी, एच पी की। एच पी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो हम रिवर्स गेयर कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी हमारी 39/2, सेकेंड टर्म हो जाएगी 37/2। इनको क्या कर देंगे, उलट देंगे। एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, लेकिन एक तरीका ये कि हम एच पी को ए पी में कन्वर्ट करें। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है ए पी का, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जब कॉमन डिफरेंस आ गया जो कि 1 आ गया, फर्स्ट टर्म हमारी यानी ए के बराबर होती है, ये हो गई 39/2, एन ऑफ कोर्स 20 लेंगे। जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो T20 की वैल्यू 1/2 आएगी, लेकिन ये 1/2 किस में आ रही है, ए पी के। जब इसे एच पी में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 से आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देख लें भाई ये वाला तरीका सही लगे या ये लगे, जो भी आपको। हार्मोनिक प्रोग्रेशन आखिर होती क्या, देखो 2 4 6 एक मखसूस कॉमन डिफरेंस हो, ये कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बरक्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल देता है, यानी एच पी 2 4 6 था तो अब ये 1/2 1/4 1/6 हो गया। एन टर्म के लिए फार्मूला होता है इसका ए पी डिवाइड बाई बी प्लस एन माइनस 1 ए माइनस बी, वेयर ए से मुराद फर्स्ट टर्म, बी से मुराद सेकेंड टर्म।
जैसा कि जैम में एक सवाल बहुत आया है कि ए दिया था 2/39, बी दिया था 2/37 और 20 टर्म पूछी, तो एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे 20। अब देखो इस फार्मूले से पुट करके जब निकालोगे तो T20 की वैल्यू 2 आएगी। एक तरीका तो यही है कि आप इससे निकाल लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम इसको AP में कन्वर्ट कर दें, यानी हमारी फर्स्ट टर्म जो है ये 39/2 हो जाती है, सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाती है 37/2, और फिर हम किसका फार्मूला लगाते हैं AP का, जो कि होता है TN = A + n-1 T। n की जगह 20 रखते। अब बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, TN आपका आता 1/2 अगर AP में कन्वर्ट करें, उस 1/2 को हम उलट के दोबारा क्या बना देंगे 2 बना देंगे। ठीक है जी, ये चीज़ होती है हार्मोनिक प्रॉपर्टी। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 11 टर्म ऑफ एन AP इज़ 240 एंड 32 इज़ 20। इफ 34 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन पूछ रहे हैं, तो ये बात है 11 टर्म दिया है 240, 32 टर्म दिया है 20। पहले D निकाल लो। कैसे? 32 में से 11 नीचे माइनस, 20 में से 240 माइनस, -220/11 यानी -10। ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अब देखो थोड़ी सी अकल यूज़ करो यार। और 32 टर्म जो है वो 20 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस 10 है, तो हर बार 10 सब्ट्रैक्ट होगा। 33rd टर्म क्या हो जाएगी? अब भाई 20 में से 10 माइनस करो 10, और 34th क्या हो जाएगी? मज़ीद 10 माइनस कर लो। आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी अच्छी सीरीज थी 6 to 6/5 से लेके 2/33 तक, और कह रहे थे कौन सी टर्म जो है वो 2/33 होगी। देखो पहली टर्म 6 है, ये हो जाएगा, सेकेंड टर्म B है, ये 2 हो जाएगा, TN हो जाएगा 2/33, और आपको क्या चाहिए N यानी नंबर ऑफ टर्म्स। एक तरीका तो ये फार्मूला है, लेकिन ये यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बजाय, हार्मोनिक के बजाय अर्थमेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 1/6, 1/2, 5/6, और ये भी हमारा फिर 33/2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? N की वैल्यू। सो जी ये तो A हो जाएगा 1/6, ठीक है। ये हमारा TN हो जाएगा। D कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इससे हमारा D निकलाता है। और कौन सा फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यू? इसमें TN = A + n-1 D। वैसे इस फार्मूले को भी भाई मैं तो आसान कर देता हूँ। डायरेक्ट आप ऐसे भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं, TN - A / D + 1। डायरेक्ट क्या आ जाएगी? n की वैल्यू, ठीक है मेरे भाई। और देखिए ज्योमेट्रिक मीन बराबर होती है ± अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, या फिर इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ का रूट हट जाएगा। अब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की एक बड़ी अहम रिलेशन, ये MCQs भी बहुत आती है, कि अगर R यानी कॉमन रेशो 1 से बड़ा है तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी है, ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ी है। लेकिन अगर R कॉमन रेशो <1 है तो हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी है, जी उल्टा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से बड़ी है। ये तीनों चीज़ें बड़ी आई हैं MCQs में। दूसरी बात, AP का मेंबर 0 हो सकता है, ठीक है, 0 AP में हो सकता है शामिल, किसी GP और HP का मेंबर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बातों को जहन में बिठाना मेरे पे।